हेलो डी स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे हम। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर आज हम ना डायमेंशन पे डिस्कस करेंगे। क्या है डायमेंशन? तो डायमेंशन जो है उससे पहले देखो अपने पास क्या है कि वेक्टर स्पेस से शुरू करते हैं। कि शुरू में हमने पढ़ा था कि V अपने पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। V क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है V। ठीक है। और एक नॉन एम्प्टी सेट है क्या? F। जो F है अपने पास वो क्या है, इसको बोलेंगे क्या है, ये फील्ड है। फील्ड क्या, जो ग्रुप एंड रैंक में पढ़ा था, वो उन 11 की 11 प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है फील्ड। तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट V है, नॉन एम्प्टी सेट, ये V है ना, इस F के ऊपर क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा? एक वेक्टर स्पेस। कब? अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि क्या होती है, एडिटिव एबिलियन ग्रुप होगा, इंटरनल ऑपरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल ऑपरेशन, और उसके बाद कुछ ऑपरेशन थी, आपने अच्छे से पढ़ाया कि वेक्टर स्पेस बनाएगा वो। ठीक है। सेकंड नंबर पे बात आती है कि अगर हम इसका सबस्पेस निकालें तो सबस्पेस के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी कि अगर एक V है अपने पास और एक F है। ठीक है। एक क्या है, V है, और एक क्या है, F है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस में देखते हैं कि वेक्टर स्पेस की जो नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि जो F है ना, ये अपने पास सबसेट होगा इस V का, तो ही ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। या तो ये F है इस V के इक्वल होगा, या फिर ये F इसका क्या होगा, सबसेट होगा, तो ही ये क्या बनाएगा अपने पास, वेक्टर स्पेस। उसके लिए देखो कुछ एग्जांपल है अपने पास कि अगर R है सेट ऑफ रियल नंबर, एक है अपने पास Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, एक है अपने पास C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है अपने पास? क्या होता है? C सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, R आता है, उसके बाद क्या आता है, Q होता है। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो कि अगर हम बात करें C ओवर C, ये तो दोनों इक्वल है, तो बनाएगा ये, किसी भी तरह से आप एलिमेंट ले लो। सेकंड है कि C ओवर R, ये इसका सबसेट है, ये बनाएगा सब अपने पास। अगर C ओवर Q आ जाए, ये भी अपने पास क्या है कि सबस्पेस, वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब बात है कि अगर आपके पास आ जाए R ओवर C, ये है इसका सबसेट, नहीं है, तो ये बनाएगा। उसके लिए देखो कि जो मेन प्रॉपर्टी है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल में क्या होता है कि यहाँ से दो एलिमेंट लोगे आप, और इन दोनों की जो एडिशन है वो भी V के अंदर जानी चाहिए, तो क्या है इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है कि एक एलिमेंट लोगे V का, ठीक है, एक लोगे किसका, F का, तो ये जो V अल्फा है ये अपने पास कहाँ जाना चाहिए, इस V के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, एक एलिमेंट इसका लिया, R का, कोई भी ले लिया आपने, 2 ले लिया मान लो। एक आपने लिया C का, C के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा ले लो। तो 2 आयोटा ये इसके अंदर जा रहा है, आयोटा तो जाएगा नहीं इसके अंदर। हो सकता है आप ये कह लो कि ये आयोटा क्यों लें हम, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन इसके अंदर से अपने पास सारे एलिमेंट कंटेन होने चाहिए। हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराता, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे आयोटा मिल रहा है तो ये नहीं बनाएगा। ठीक है। तो ये है अपने पास क्या नेसेसरी कंडीशन है। उसके बाद अगर बात आ जाए Q की, कि अगर Q ओवर R की बात आ जाए तो ये बनाएगा, नहीं बनाएगा। इसके अंदर रैशनल है, इसके अंदर रैशनल भी है, इरेशनल भी। इसका तो कोई भी रैशनल ले लो, इसका इरेशनल ले लो। ठीक है। तो वो क्या है कि Q के अंदर तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है वेक्टर स्पेस होने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन इससे आगे। तो इसके बाद क्या है देखो, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी, जो V है इसके अंदर जाना चाहिए अपने पास क्या, जो F है। उसके बाद बात आई क्या कि इसके जो अपने पास क्या है, सब स्पेस निकालते हैं, वेक्टर स्पेस के सब स्पेस। उसके लिए हम देखो कुछ प्रॉपर्टी करी थी कि अगर एक V है, क्या है, V है, V का सबसेट है कोई W। अगर W दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि U और V लिया आपने कहाँ से, W से, और U प्लस V W के अंदर चला गया, और दूसरी अल्फा लिया आपने कहाँ से, इस F से, इस फील्ड से, और एक क्या लिया आपने, U लिया W से, अल्फा और U W के अंदर जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस। इसी तरह की ना काफ़ी सारी हैं अपने पास। अगर यहाँ पे माइनस कर दो तो भी ये बनाएगा। ठीक है। अगर आप ये कंडीशन प्रूव करके दिखा दो, अल्फा U प्लस में बीटा चला गया कहाँ पे, तो भी बनाएगा, सॉरी किसके अंदर, W के अंदर, तो भी ये बनाएगा। इस तरह की कुछ कंडीशंस की थी अपन ने। उसके बाद ये तो था वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट। उसके बाद बात आई कि हम क्या प्रूव करें, बेसिस और डायमेंशन। तो बेसिस और डायमेंशन किसकी प्रूव करते हैं अपन, वेक्टर स्पेस की।
तो वेक्टर स्पेस था अपने पास, क्या V क्या है अपने पास, वेक्टर स्पेस है, क्या है, वेक्टर स्पेस। ठीक है, हमने ना इसका कोई सबसेट ले लिया B, एक सेट ले लिया B कोई भी आर्बिट्रेरी, उसके अंदर हमने वेक्टर ले लिए V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn, ये वेक्टर ले लिए। अब क्या है कि हम इस B को बोलेंगे, क्या इस B को बोलेंगे कि ये जो है इसका क्या है, बेसिस है, क्या है, बेसिस, क्या बोलेंगे, बेसिस, B इज बेसिस ऑफ V ओवर F। कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहला कि ये जो एलिमेंट है ना, जो B है ना, स्पैन V ओवर F, कि B स्पैन करेगा V को, कि V के हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने V ले लिया V ओवर F से, तो ये जो V है ना, A1 V1 A2 V2 एंड सो ऑन AN VN, इस तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो B है ना, इसके जो एलिमेंट है कौन कौन से हैं, V1 V2 V3 एंड सो ऑन, जो क्या है Vn, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है कि ये वेक्टर V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn, ये अपने पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब, अगर हमें स्केलर मिले और हम इसको इस तरह से लिख दें An Vn इज इक्वल टू 0, इस तरह से अगर हमने लिखा और हमें मिला A1 A2 एंड सो ऑन An इज इक्वल टू 0, अगर सारे के सारे स्केलर अपने पास 0 है तो अपने पास ये क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनके अंदर से कम एक AI नॉन जीरो हो गया, A1 हो सकता है A2 हो सकता है, कम से कम एक, तो हम बोलेंगे उसको क्या है, ये वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो बात आई बेसिस की, बेसिस की बात समझ आई कि हमें क्या है कि एक सेट दिया होगा, उसको हमने प्रूव करना कि वो बेसिस है। सबसे पहला कि इसके एलिमेंट इसके कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, और दूसरा कि क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इन दो कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो अपने पास क्या होगा, बेसिस होगा। बेसिस कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं अपने पास। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस में अगर आप आर स्क्वायर की बात कर रहे हो, आर क्यूब की बात कर रहे हो, तो इस केस में स्टैंडर्ड बेसिस हम लेते हैं क्या कि 1 0 0 1, और इसके अंदर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। R3 के अंदर से आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, A B C, ठीक है, उस केस में ये जो अपने पास क्या है, सेटिस्फाई करेंगे दोनों कंडीशन को। लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जाएगा, कैसे कि यहाँ से इसको A 1 0 0 प्लस B 0 1 0 प्लस में C 0 0 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये अपने पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आप इसको उस मेथड से भी चेक कर सकते हो, इक्वल टू में 0 रख दिया, या फिर आप इसकी मैट्रिक्स बना लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू में 0 है तो इसकी रैंक 3 है, 3 रैंक है, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल टू में 0 आ गया तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है मतलब इसकी रैंक 3 से कम है, 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है कि आप रो में लिखो कॉलम में लिखो, क्योंकि रो रैंक और कॉलम रैंक आपकी सेम होती है। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या, बेसिस। वो आपको क्या दे सकता है कि एलिमेंट दे देगा कुछ और पूछेगा कि आप इस सेट के बताओ कि बेसिस है नहीं। इन दो कंडीशनों को आपने क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, ये है अपने पास क्या, बेसिस। बेसिस के बाद बात आती है डायमेंशन की। ये दो कंडीशन क्लियर है कि अपने पास क्या है कि लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, स्पैन करेंगे। अब देखो कि जितने एलिमेंट अपने पास क्या है बेसिस के अंदर आएंगे ना, हम उनको बोल लेंगे कि उतनी उसकी क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, कि बी मान लिया हमने इसका बेसिस है, तो बेसिस की अपने पास क्या होती है, डायमेंशन। कि बेसिस की डायमेंशन कितनी है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जो एलिमेंट है सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों कंडीशनों को, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट अपने पास चॉइस होती है, क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइस। एक मैट्रिक्स का केस लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि मान लो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो कितनी अपने पास आर्बिट्रेरी चॉइस है, चारों की 4 है अपने पास। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं हम इसके अंदर। तो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, डायमेंशन कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम 4 हो सकती है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ चॉइस आर्बिट्रेरी। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायमेंशन कितनी होगी, क्या, कि अगर मैं बोल दूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, और अपने पास चॉइस कितनी है उसको फिल करने की।
अपने पास चॉइस एक तो ये है, कुछ भी फिल कर सकते हैं, एक ये चॉइस है, कुछ भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमने एलिमेंट पुट कर दिया वही यहाँ पे आना चाहिए, ये अपने पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक जो कंडीशन है अपने पास क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन कितनी रहेगी, 1 2 3, 3 डायमेंशन रहेगी। अगर बात है स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक का केस है जो अपना, उसमें अपने को पता है कि यहाँ पे तो क्या आएंगे, 0 आएंगे, 0 आएंगे तो 2 केस तो ये कम हो गए, 1 बच गया सिर्फ। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, दिस। इसको अगर हम जर्नलाइज करें तो जर्नलाइज करके देखें, देखो कि अगर अपने पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ही ले लेता हूँ मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये दिया है अपने पास। तो ये दिया है कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, देखो कि नंबर ऑफ चॉइस कितनी आर्बिट्रेरी, एक चॉइस है, इन दोनों की एक चॉइस है, जो यहाँ पे होगा वो यहीं पे होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, इनकी एक चॉइस है, ठीक है। जो यहाँ पे अपने पास होगा, सॉरी इसकी कोई चॉइस नहीं है अपने पास, जो ये है ये फ्री है, ये भी फ्री है, 1 2 3, 3 चॉइस होगी, और चौथी ये, पांचवी ये, और ये छठी। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। अगर इसको ए माना है तो इसकी कितनी है, 6। ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की। तो इसको जो हम जर्नलाइज कर सकते हैं, देखो ये क्या बना, 3 क्रॉस 4/2, ऐसे बनेगा। तो 3 क्या है, अगर हम यहाँ n की मैट्रिक्स लें, n क्रॉस n+1/2, तो n+1/2 ये आएगी इसके पास क्या, कि अगर अपने को मैट्रिक्स दी हो ए, किस ऑर्डर की, n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी डायमेंशन कितनी आएगी, ये अपने पास क्या, n+1/2। यहाँ पुट करके देखोगे आप तो क्या आएगा, 3 4/2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर आपको पूछ ले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन कितनी है, नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, n+1/2, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक का केस आ जाए तो 3 कंडीशन कम होगी, 1 2 3। उस केस में कितने डायमेंशन आएगी इसकी, देखो यहाँ पे 3 कम होगी तो यहाँ पे कितनी रहेगी, 3 रहेगी। यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे क्या उतना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा, 2, उस 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगी आपके पास क्या, डायमेंशन, ठीक है। ये क्या है आपके पास, डायमेंशन, डायमेंशन क्या, नंबर ऑफ चॉइस है। अब अगर आपको दिया है, देखो कि R3 दिया है, क्या दिया है, R3 दिया है, कोई सा W दिया है R3 से, तो उसकी डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 3, या तो 3 होगी, क्या इसको इस तरह से लिख लो आप कि जो डायमेंशन होगी ना किसकी, W1 की, वो लेस देन इक्वल टू में होगी किसके, R3 के, मतलब 3 से, या तो 3 होगी या फिर 3 से क्या होगी, कम होगी। वो चेक करेंगे कि अगर उसके कुछ आपको दे रखे हैं, स्पेनिंग सेट वगैरह दे रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग करेंगे उसको, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या, इसका जो मेथड है। अगर आपको देखो कि एक एग्जांपल है जो पूछा था, एक सेट दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, और एक सेट क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है। W2 के ना 2 एलिमेंट दे रखे हैं उसने, 2 वेक्टर दे रखे हैं। जो W2 है उसके दे रखे हैं कितने, 4। स्टेटमेंट मेरे को याद नहीं है, बुक मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट देखो आप कि जो W1 है आपके पास, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और ये दोनों सेट उसने दे रखे हैं किसके, R3 के या फिर Q3 के, 3 टप्पल की बात है। तो जो W1 है ना, इसकी डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, जो डायमेंशन है W1 की, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, या 3 हो सकती है या 3 से कम। उसने 2 एलिमेंट दे रखे, ये 2 जनरेट कर रहे हैं, तो ये 2 जनरेट कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप चेक कर लो कि क्या ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी इसकी, 2। अगर डिपेंडेंट है तो 1 आ जाएगी। तो वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो डायमेंशन कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बात आई W2 की। W2 के अंदर उसने दे रखे हैं कितने, 4, लेकिन W2 भी सबसेट किसका है, R3 का है या फिर क्या U3 है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है, लेकिन इसने दे दिए कितने, 4। तो उन चारों के अंदर से आप चेक करो कि कौन से, ये चारों के चारों डिपेंडेंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 है तो चारों के चार इंडिपेंडेंट हो जाए, ये 4 क्या है, डिपेंडेंट है। इनमें से आप चूज करोगे, कोई भी चेक करोगे इन तीनों को, ठीक है। कोई भी 3 आपके पास निकल के आएंगे तो इसकी डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी। हो सकता है कि 2 भी आ जाए, अगर वो सारे क्या हो, डिपेंडेंट आ जाए। तो यहाँ से आप इनको चेक करोगे कि कोई 3 निकलेंगे, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W2 की कितनी आएगी, 3 आ गई, ठीक है।
यहाँ तक। अब बात है कि अपने पास एक फॉर्मूला है, आपको याद है कि थ्योरम की थी अपने, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये है अपने पास डायमेंशन W1 की आगे, डायमेंशन W2 की आगे। अगर हमने इसकी निकालनी है तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की चाहिए। उसके लिए देखो कि W2 की डायमेंशन कितनी आ गई, अपने पास 3 आ गई। W2 की किसकी आ गई 3, मतलब Q3, क्योंकि Q3 है इसकी भी डायमेंशन 3 होगी अपने पास क्योंकि 3 है। तो इसने क्या कर दिया, W1 इंटरसेक्शन कर दिया बोथ साइड। ये तो इसका सबसेट है, इसका सबसेट है तो छोटे वाला आएगा, इंटरसेक्शन में W1 आ गया। बोथ साइड क्या लगा दिया, डायमेंशन लगा दिया, तो इसकी डायमेंशन W1 के इक्वल आ गई। W1 कितनी है 2 है, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2। इसकी डायमेंशन आप निकाल लो कितनी आएगी, 3 + 2 - 2 कितनी आ गई 3। अपने पास इसकी क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। ठीक है, एक तो अपने पास क्या है, देखो ये फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं दोबारा। जो देखो एक तो फॉर्मूला है अपने पास क्या, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। इसका यूज करोगे। देखो ये चीज क्लियर है, मैं इसको रफ कर देता हूं। जो सेकंड है अपने पास वो क्या है, देखो कि अगर आपको ना क्या दे रखा है, डायमेंशन ऑफ W1 दे रखी है और डायमेंशन ऑफ कितनी दे रखी है W2, या फिर सेट दे दिए W1 और W2, वहां अप्लाई कर सकते हैं आप। देखो कि मिनिमम यहाँ पे कितना है, नहीं मैक्सिमम किसका, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। यहां से शुरू करते हैं कि मैक्सिमम किसकी, जो डायमेंशन है W1 और डायमेंशन ऑफ W2, ये लेस देन इक्वल टू होगी किसकी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। और ये किससे लेस होगी, यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और डायमेंशन ऑफ V। कि अगर आपके पास कोई सेट दिया है ना W1 और W2, वहां से इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, फॉर एग्जांपल मान लो कि डायमेंशन ऑफ अपने पास W1 है, पिछला सम था उसके अंदर कितनी थी 2 आई थी इसकी, और जो डायमेंशन ऑफ W2 है उसकी कितनी आई थी 3 आई थी, और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी आई थी 2 आई थी, और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस जो W2 है वो कितनी आई थी अपने पास 3 आई थी। ऐसे ही था। तो यहाँ देखो कि मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ W1 और W2, कि W1 और W2 में मैक्सिमम कितनी है 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, इसको ऐसे लिख लो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में W2 लेस देन मिनिमम किसकी, मिनिमम इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 3 और 2 कितना हो गया 5, और डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V मतलब जो Q3 था अपने पास, क्या था Q3 था, इनमें मिनिमम क्या है 3 है, तो यहाँ से कितना आ गया 3। अब इसके अंदर देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, जो 3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो क्या है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में W2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3। इस फॉर्मूले को आप क्या है याद रखना, बुक में मैंने काफ़ी जगह देखा, मिला नहीं मेरे को, शायद हो, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बड़ा, इसको आप क्या करना नोट कर लेना, काफ़ी सम निकलेंगे। हो सकता है कि जो कंपटीशन वाले अपने पास होते हैं ना एग्जाम, उसके अंदर पूछ लेता है वो कि जरूरी नहीं है यहाँ तो 3 निकल गई, जैसे हो सकता है देखो कि चेंज कर दे, हो सकता है कि कंडीशन इस तरह से बन जाए, यहाँ तो क्या आ जाए 4 और यहाँ पे कितना आ जाए 6। वो आपसे पूछेगा कि जो चॉइस है ना अपने पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है यहाँ से चॉइस, 4 हो सकता है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, इनके बीच में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या डायमेंशन का कंसेप्ट। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट था डायरेक्ट सम का, वो और बता देता हूं मैं। देखो डायरेक्ट सम के अंदर अपने पास क्या था कि एक अपने पास W1 सेट है, एक क्या है W2, दोनों किसके सबसेट है अपने पास V/F किसी वेक्टर स्पेस के। तो हम बोलेंगे डायरेक्ट सम अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक तो इसका कोई एलिमेंट लिया आपने V, उसको आपने इन दोनों के एलिमेंट के सम में लिखा,
और दूसरा जिनके सम में लिखा वो अपने पास क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0। कुछ यहाँ पे 0 लिख देते हैं, कुछ 5 लिख देते हैं, तो ये हो, मान लो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कि सबसे पहला एग्जाम्पल तो क्या है, देखो एक बुक में है आपके पास क्या, x बिलोंग करता है R से। एक तो सेट ये ले लिया, एक क्या ले लिया, x 0 जहाँ पे x बिलोंग करता है R से, R स्क्वायर से आएगा। सेकेंड टपल की बात हो रही है। तो यहाँ से इसको देखो कि आपने ना R स्क्वायर से कोई एल का एलिमेंट लिया, मान लो आपने क्या लिया, इसको लिख लेते हैं पहले क्या, x, और यहाँ पे क्या लिख लिया, x 0। यहाँ पे ना आपने क्या किया कि कोई एलिमेंट ले लिए, मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, और यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया। ये कितना आ गया आपके पास, 4 और 2। क्या आ गया अपने पास, 4 और 2। अब देखो कि ये सेम है, ये सेम है, इसको लिखा जा रहा है इसके कॉम्बिनेशन में। सेकंड बात क्या है कि इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है वो 0 नहीं चाहिए। 0 के लिए क्या करोगे, आपने ए और बी लिया, इनके इंटरसेक्शन से लिया है, तो जो ए और बी है वो कहाँ जाएगा, W1 के अंदर, और ए और बी कहाँ जाएगा, W2 के अंदर भी। इसके अंदर अगर जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू में b। अगर इसके अंदर जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू में 0, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका, 0 है, तो b इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। और यहाँ से क्या, b इज इक्वल टू में 0 और a इज इक्वल टू में b, यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू में 0, a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, तो इनकी इंटरसेक्शन है अपने पास क्या है, 0 है। तो ये क्या है, डायरेक्ट सम। एक था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस था जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसके अंदर देखो आपकी ना, आपने अलजेब्रा के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई मैट्रिक्स है अपने पास क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। देखो कि सबसे पहले तो आपको याद हो तो कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज -1 के इक्वल हो। और आपको याद हो तो ये जो मैट्रिक्स है ना आपके पास, ये हमेशा सिमेट्रिक होती है, और जो ये मैट्रिक्स है ये हमेशा क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। चेक कर सकते हो बेशक आप। तो इनका यूज करेंगे। देखो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले ली, इसको हमने लिखा था आपको याद हो 1/m/2 2a, 2 जो बाहर है उसको सेम लिख दिया, a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज, इस तरह से लिख दिया। और कैसे लिख दिया, 1/m/2 a प्लस में a डैश प्लस 1/m/2 a माइनस का a डैश। मतलब a मैट्रिक्स थी, a मैट्रिक्स को हमने p प्लस क्यू की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे अपने पास p क्या है 1/2 a प्लस में a डैश, और क्यू क्या है 1/2 a माइनस का a डैश। तो ये सिमेट्रिक है, आपको पता है, चेक कर सकते हो। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने कोई मैट्रिक्स थी उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और सेकंड बात क्या थी अपने पास कि यूनिकली एक्सप्रेस हो। यूनिकली के लिए हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने मान लिया था कि अगर इसको हम s प्लस r प्लस s की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे अपने पास r क्या है सिमेट्रिक है, s क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये सिमेट्रिक है तो r डैश r s डैश दिस, ये आया था। अब देखो यहाँ से कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, a प्लस a डैश इज इक्वल टू में 2r, r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यहाँ से देखा हमने ये तो b की वैल्यू है। सेम जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से s आ जाएगा, ये तो क्यू की वैल्यू है, तो ये तो सेम आ गए। तो हमने एक बार कोशिश की कि इससे अलग भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहे, तो ये क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट केस तो यही आएगा कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। सेकंड अपने पास क्या था कि वो मैट्रिक्स, वो जो दोनों है ना अपने पास, दोनों क्या होनी चाहिए 0, उनका जो इंटरसेक्शन है वो 0 होना चाहिए। देखो कि ना अपने पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है कि जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी, वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो हमने मान लिया कि ना एक पी सेट है जिसमें क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। हमने क्या ले लिया कि ए ले लिया, कहाँ से, पी इंटरसेक्शन क्यू से। तो यहाँ से देखो कि जो ए है कहाँ गया, पी के अंदर गया, सिमेट्रिक के अंदर गया। जो ए है कहाँ गया, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर गया। जो सिमेट्रिक के अंदर गया, तो इसका मतलब अगर हम 2 क्रॉस 2 की बात करें, कितनी भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो a11 a12 a21 a21, यही बनेगी चॉइस।
यहाँ पे देखो कि इसके अंदर क्या ये जो है सो 0 0 है, यहाँ से a 2 1 माइनस का a 2 1। अब यहाँ से देखो कि ये मैट्रिक्स इस तरह से है और इस तरह से है, ठीक है। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से देखो कि ऐसी देखो, आप जनरली सोचो कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो यहाँ पे अपने पास क्या है, इन दो कंडीशन को अकेले ही सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से आप देखोगे, देखो कि सिर्फ अगर यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 0 होगा तो ही ये 0 इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से a11 इक्वल टू में 0, a12 इक्वल टू में 0, a21 इक्वल टू में 0। तो सारे के सारे जो एलिमेंट है ना इसके अंदर अपने पास क्या आएंगे, 0 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि सिर्फ 0 मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसके आगे 0 लगा दो, माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो सिर्फ 0 ही मैट्रिक्स ऐसी है जो क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या कुछ डायरेक्ट सम क्या था अपने पास। इसके अलावा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा खुद देखना प्रैक्टिस करके कि ये ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। n क्रॉस n की बात कर रहा हूं मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, और क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इनकी मेरे को बताना कि आप डायमेंशन कितनी होती है, ठीक है। और कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, a डैश इज इक्वल टू में i। क्या ये सिमेट्रिक है, सॉरी क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है, और एक क्या है यूनिटरी, a थीटा इज इक्वल टू में i। क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है r ओवर r। और क्या है, और कौन सी मैट्रिक्स होती है अपने पास, इनवोल्यूटरी ले ली, a स्क्वायर इज इक्वल टू में i। क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है, अगर बनाती है तो डायमेंशन फाइंड आउट करनी है आपने। और कौन सी होती है, आइडेम्पोटेंट, a स्क्वायर इज इक्वल टू में a। क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है तो इसका डायमेंशन क्या होगी। और कौन सी होती है अपने पास, क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है, वेक्टर स्पेस बनाती है तो क्या अपने पास उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा उसके बाद। तो जो डायमेंशन है और बेसिस है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, फर्स्ट यूनिट क्लियर है आपकी। तो हम लेंगे सैटरडे को इसका टेस्ट। और कोई डाउट है तो मेरे को बताना, उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको करोगे।